करनाल के अंदर प्रोटेस्ट किया था सीईटी क्वालिफाइंग के लिए। दीपेंद्र हुड्डा जी वहां पर आए थे, हाँ, दिव्यांशु बुद्धिराजा वहां पर आए थे, मैं वहां पर गया था। उस बात के बाद उस डिमांड के लिए उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने लोकसभा चुनाव में मेरे से संपर्क? मैं तो भाजपा को समर्थन बहुत लंबे समय से दे रहा हूं, जब से बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार चल रही है तब से मैं समर्थन दे रहा हूं। आपके सामने ही है असंध से किस प्रकार से कह रहे हैं कि हम अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों को घर भरेंगे। फरीदाबाद एनआईटी के जो कैंडिडेट हैं 50 वोट दिलवा दो, 50 वोट पर सरकारी नौकरी। अगर उस प्रकार के लोगों को जो है नौकरियां मिलेंगी तो फिर लायकियत का क्या होगा देश में? अंधा बांडे रेवड़ी अपने अपने को दे, पहले तो इस प्रकार की नौकरियां मिलती थी। अब यही सरकार जो पिछले 10 साल से चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में, जो बच्चा जितना काबिल है उसको उसी के आधार पर नौकरी दी जाती है। यहाँ पर एक रोड शो किया और अभी एक सभा की है जिसके अंदर हम लोगों ने डिमांड की है कि बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार को हम समर्थन देंगे। ये योजना से कैसे चलती रहनी चाहिए, फ्री ट्रांसपोर्टेशन बच्चों को चाहिए, टैक्स फ्री एजुकेशन बच्चों को चाहिए और इनको रेगुलर रिक्रूटमेंट का दावा मिलना चाहिए। और जो ये कच्ची भर्तियाँ एचकेआरएन या किसी भी माध्यम से की जाती हैं वो नहीं की जानी चाहिए। सीईटी बहुत बढ़िया योजना है, उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स है वे चाहिए और उनको पास करवा करके फिर जो है इस रास्ते पर होना चाहिए कि जिस डिपार्टमेंट में जितनी भर्ती है उतने पहले से ही रिक्रूटेड हो, उनको बस डिमांड के अनुसार बुलाते चले जाएं। इस प्रकार से परमानेंट भर्तियां होंगी और सरकार को सरकारी कर्मचारी स्थायी रूप से मिलेंगे जो अच्छी क्वालिटी का काम करेंगे। इससे देश के युवा का, प्रदेश के युवा का, प्रदेश का, देश का विकास करने में सहायता मिलेगी। यही डिमांड के तहत आज का जो समारोह हुआ उसके जरिए भाजपा को समर्थन दिया है। मैं तो भाजपा को समर्थन बहुत लंबे समय से दे रहा हूं, जब से बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार चल रही है तब से मैं समर्थन दे रहा हूं। और मैं आज योगेंद्र राणा जी के लिए मैं यहाँ पर आया हूं और इनको समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे कि जो युवा है बेरोजगार है, जो भर्तियां हैं वो नहीं निकल रही, ऐसा अब क्या हुआ? जब जिस टाइम पर जो है भर्तियां हो नहीं रही थी, सीईटी क्वालिफाइंग कर नहीं रहे थे, बच्चे इंतजार कर रहे थे नौकरी का, कोविड के दौरान भर्तियां बंद थी, उसके बाद जो है सीईटी के कारण भर्तियां बंद थी, 5 साल से भर्तियां नहीं हो पाई उस प्रकार से। लेकिन जो भर्तियां हुई वे कम से कम फेयर तरीके से तो हुई। अगर दूसरी सरकार आती है और सरकारी नौकरियां फिर बिकेंगी तो फिर क्या होगा? आप लोगों को 2 में से एक चूज करना है। तो जो फेयर सिलेक्शन है, लेट और देर लगी आने में लेकिन शुक्र है फिर भी आए तो बच्चों को नौकरियां तो मिली और वो भी फेयर तरीके से, तो वो समर्थन में जो है यहाँ पर दे रहा हूँ। आपने स्पीतों के अंदर जसवीर देसवाल का समर्थन किया, भाजपा का कैंडिडेट तो वहाँ भी स्पीतों के अंदर। हाँ, जसवीर देसवाल को जो है मैं अपने पर्सनल तौर पर जानता हूँ। मेरे जो पार्टनर है उसके नाना जी हैं, तो मैं अपने कैंडिडेट को जो मेरी बात को उठाएगा विधानसभा तक लेके जाएगा। अब ये भाई साहब मेरी बात को लेके जाएंगे, मैं इनका समर्थन कर रहा हूँ। वहाँ पर जो जसवीर उनका जो है देसवाल जी का मैं समर्थन करता हूँ। क्यों? क्या रामकुमार गौतम जी ने समर्थन आपकी जो बातें मानने से मना कर दिया था? रामकुमार गौतम की मेरी कोई बातचीत नहीं है, आज तक मैं कभी भी ना उनसे मिला हूं, ना मेरी उनकी कभी भी कोई भी बातचीत हुई है। लेकिन मैं जो है जैसे ज़्यादा अच्छे तौर पर जो मैं जानता हूं वो उनको जसवीर देसवाल जी को जानता हूं। जो आदमी मेरा मैं उसका, सीधी सी बात ये है। राणा जी के ऊपर कितना विश्वास हुआ आज का देख के? राणा जी के ऊपर जो है, जैसे मैं तो जो है राणा जी से उतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे भाई जो लक्ष्मण है जो है यहाँ संत ब्रांच चलाते हैं, ये जो इनको जानते हैं और इनके विश्वास के ऊपर मैं यहाँ पर आया हूँ। और बीजेपी पार्टी जो कि बिना पर्ची बिना खर्ची की योजना के तहत नौकरियां देगी, उसका समर्थन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या आपके ऊपर भाजपा से हाईकमान से कोई दबाव था इसलिए आपने समर्थन किया? भाजपा का हाईकमान तो मेरे साथ बात ही नहीं करता। वो जो जब से जो हम लोगों ने जो सीईटी क्वालिफाइंग और मेरी गिरफ्तारी हुई थी तब के बाद से जो है मुझे तो जो है वो नक्सली मानता है और मेरे साथ बात ही नहीं करता है। लेकिन मेरा काम जो है जैसे अपने पर्सनल टसल्स को निपटाना नहीं है, मेरा काम है इन बच्चों की शक्ल को देख करके और इनके लिए फेयर सिलेक्शन का इंतजाम करना। आगे भी ये भर्तियां से कैसे चलती रहे। अगर मैं आज सड़क पर उतर के ना बोलूंगा ना तो कल को फिर कैसी सरकार बनेगी? फिर जो आपके सामने ही है असंध से किस प्रकार से कह रहे हैं कि हम अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों को घर भरेंगे। सोनीपत से जो है कुलदीप शर्मा जी और उनके बेटे क्या कह रहे हैं कि 1700 नौकरियां लगवाई थी, अब फिर हम लोग जो है 2000 नौकरियों को लगवाएंगे। कैसे जो है वहां पर जो है फरीदाबाद एनआईटी के जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस की तरफ से, बोला 50 वोट दिलवा दो, 50 वोट पर सरकारी नौकरी। अगर उस प्रकार के लोगों को जो है नौकरियां मिलेंगी तो फिर लायकियत का क्या होगा देश में? बहुत मुश्किल से, लड़ाई से, संघर्ष से यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत जो है विरोध प्रदर्शन हमने किए और आज भी हम जो उस रास्ते पर यहाँ पर आज के जो रोड शो में ना 18 साल से नीचे के बच्चे देखे गए। पॉलिटिकल कैंपेन में 18 साल से बच्चों के नीचे का प्रयोग करना अलाउड नहीं है सर। ये पॉलिटिकल कैंपेन है नहीं, ये तो आईसीएस का प्रोग्राम है। आईसीएस के प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए योगेंद्र जी आए हैं। हम लोग जो है किसी पॉलिटिकल कैंपेन में थोड़ी आए हैं। आपने क्या कहना चाहोगे? मैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं परिमल जी, आईसीएस का कार्यक्रम है, ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। जिस तरीके से समर्थन मिला बच्चों का, आज परिमल सर भी आए, लक्ष्मण जी ने समर्थन दिया, क्या कहना चाहोगे? मैं आभार व्यक्त करता हूँ परिमल जी का और सभी बच्चों का। जो 4 मांगे इन्होंने मांगी वो आपने समर्थन दिया पूरा, क्या आप पूरी करोगे उनको? निश्चित रूप से इनकी जो वाजिब मांग है उठानी चाहिए। ये तो एक जनप्रतिनिधि का वो बनता है, फर्ज है।
जो भी किसी की भी मांग हो, यदि कोई वाजिब मांग है, यदि जनप्रतिनिधि बनता किस लिए, इसीलिए बनता है ना कि भाई लोगों की आवाज़ उठाएं। सर आज के यहाँ पर सबसे ज्यादा मुद्दा रहा बिना पर्ची बिना खर्ची, तो यानी कि जो पहले सरकारें थी वहाँ पर पर्ची और खर्ची चलती थी। बिल्कुल, देखो आप 2014 से जो पहले सरकारें थी वो नौकरी उसको मिलती थी जिसका कोई एमएलए जानकार, मंत्री जानकार, एमपी जानकार या जिसके पास पैसा होता था उसी को मिलती थी। अंधा बांडे रेवड़ी अपने अपने को दे, पहले तो इस प्रकार की नौकरियां मिलती थी। अब यही सरकार जो पिछले 10 साल से चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में, इसी में पहली बार हुआ है कि जिसका जो हक है, जो बच्चा जितना काबिल है उसको उसी के आधार पर नौकरी दी जाती है। तो सर 10 साल से आपकी सरकार रही हरियाणा में, क्या कोई ऐसी लिस्ट बना पाए हो किन किन लोगों ने पर्ची और खर्ची के ऊपर नौकरी दी है? मेरी बात सुनो, पिछले 10 साल में एक भी नौकरी बिना योग्यता के आधार पे नहीं मिली। जो बच्चे योग्य हैं उन्हीं को ही नौकरी मिली है। आप देख सकते हो गरीब का बच्चा भी कोई सब इंस्पेक्टर बना है, कोई HCS बना है, कोई क्लर्क बना हुआ है, जिसने जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि उसका भी सरकारी खजाने में हाथ हो। 10 साल से आपकी सरकार रही, तो जिन लोगों ने पर्ची और खर्ची पे काम किया, क्या उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया क्योंकि आपकी सरकार रही? ऐसा है, जिन लोगों ने पर्ची सर्ची ली थी वो पहले भी अंदर बार होते रहे, आपने देखा है उनके बारे में। तो ICS ने कुछ मांगे रखी हैं, तो उनके बारे में क्या? निश्चित रूप से इनकी वाजिब मांग को पूरा करवाना हमारा एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है। आपके बच्चों ने, आपके जो संस्थान ने भाजपा को समर्थन किया, यहाँ पे जो प्रत्याशी योगेंद्र राव उनको समर्थन किया, क्या कहना चाहोगे? देखो, जितने भी बच्चे आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और वो तैयारी एक सपने के साथ करते हैं कि वो उनकी तैयारी का लेवल अच्छा हो, बिना पर्ची बिना खर्ची पेपर लीक न हो और उनको उनकी योग्यता के आधार पर उनको नौकरी मिले। और रही बात, जैसे आप किसको समर्थन कर रहे हैं, जैसे इन बच्चों ने, इनके पेरेंट्सों ने दोनों सरकारों को देखा है, पीछे भी सरकार को देखा और इस सरकार को भी देखा। इस सरकार में हालांकि एक दो जो बात तो इन्होंने बच्चों की माननी चाहिए थी, नहीं मानी, लेकिन इन बच्चों का मत है कि बिना पर्ची और बिना खर्ची इस सरकार में वो खुद भी लगे हैं और उनके जानकार भी बिना पर्ची और बिना खर्ची लगे। सरकार है जिन्होंने जो पढ़े लिखे युवाओं को पकोड़े तलने पर मजबूर कर दिया था, देखिए, टैगलाइन बीजेपी की है। जैसे आप कहते हो कि पढ़े लिखे युवाओं को पकोड़े तलने के लिए इनको मजबूर किया था, यदि मजबूर किया था तो तभी तो इनकी अभी भी मांगे पेंडिंग है। यदि कहीं ना कहीं दे 101% सेटिस्फाई होते तो इनकी मांगे होती ही नहीं। इनकी मांग किसी भी व्यक्ति की, किसी भी उसकी जो मांग होती है वो तब होती है जब वो भी टोटली सेटिस्फाई न हो। और एक ये प्रोवर्ब भी है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। परिमल सर को कब से जानते हो आप? परिमल सर को मैं 2019 से जानता हूँ और जब से भी मैं इनसे मिला हूँ, ऐसा जिंदा दिल इंसान और सब कुछ होते हुए भी, साधन संपन्न होते हुए, ज़्यादा तो किसी की प्राइवेसी के बारे में नहीं जाना चाहिए और एक आम आदमी की ज़िंदगी जीना। और सड़क के ऊपर जब भी बच्चे इनको बुलाते हैं, जितने भी हरियाणा के अंदर यदि सरकार का विरोध किया गया, बच्चों के हित की बात उठाई गई, तो परिमल कुमारी ही है मेरे हिसाब से, और कोई इतना नहीं है जितनी उन्होंने सर। चाहे बच्चों के हक की बात हो, चाहे राजनीतिक समीकरण हो, जहाँ पर परिमल सर बैठते हैं, खड़े होते हैं, वहाँ हालात जरूर बदलते हैं। देखो, मेरे ख्याल से अभी मैंने 2 मिनट की स्पीच दी थी, बोला था परिमल सर इज आइकन ऑफ यूथ। जहाँ पर परिमल सर चलते हैं वहाँ पर युवा चलते हैं। और युवा क्यों चलते हैं? क्योंकि परिमल सर की सोच हमेशा युवा हितैषी रही है और जहाँ पर यूथ चलता है वहाँ पर समाज चलेगा, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे खेल जगत। माहौल यहाँ पर बदलने वाला है। देखो, मेरे से ज़्यादा तो आपको जानकारी है, क्योंकि मैं तो या तो अपनी ब्रांच चलाता हूँ या परिमल सर के सानिध्य में रहता हूँ। ग्राउंड फील्ड में क्या रिपोर्ट है वो जानते हो। जब आप ये बोल रहे थे तो माहौल बदलने वाला है, डेफिनेट माहौल बदलेगा। सर आप कुछ कह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे? आपके मैं कह रहा था कि सरकारें और नेता जब रास्ते से भटकते हैं तो युवाओं को खड़ा होना चाहिए। जिस टाइम पर पकोड़ा बेचने को प्रधानमंत्री जी ने रोजगार बताया था तो सबसे ज़्यादा आवाज़ ICS के स्टूडेंट्स ने उठाई थी। जिस टाइम पर पेपर लीक हुआ था तो ICS के स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई थी। लेकिन एक लड़ाई जीत करके एक मुकाम पर है, आज सरकारें मानती हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची सिलेक्शन हो रही है। इस लड़ाई को हमें और आगे लेके जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी लड़ाई पूरी हो गई है। जब जरूरत थी तो हमने बीजेपी का विरोध किया और आज जरूरत है तो हम इसका समर्थन कर रहे हैं। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बंधे हुए नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी का मैं स्वागत करता हूं, दीपेंद्र हुड्डा जी का, भूपेंद्र हुड्डा जी का मैं स्वागत करता हूं। किसी भी सीनियर लीडर को भेजे मेरे पास, बातचीत करें, बच्चों को उनको जो कहना वो कहें। जिस ब्रांच में उनको जाना मैं अलाउ करवाऊंगा, वो जा करके बातें करें। वे आते तो नहीं, वे लोग क्या बातें कर रहे हैं? वे बातें कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को, जो अपने कार्यकर्ताओं को 50 वोट पर जो है वो इलेक्शन जितवाएंगे, अपने लोगों को नौकरी लगवाएंगे, अपने घर भरेंगे। उस प्रकार के लोग हिम्मत नहीं रख सकते कि मेरे पास आकर के मेरे सामने बैठे बात करें। आप लोगों को याद होना चाहिए, करनाल के अंदर प्रोटेस्ट किया था CET क्वालिफाइंग के लिए। दीपेंद्र हुड्डा जी वहां पर आए थे, हाँ, दिव्यांशु पुती राजा वहां पर आए थे, मैं वहां पर गया था। उस बात के बाद, उस डिमांड के लिए उन्होंने क्या किया?
क्या उन्होंने लोकसभा चुनाव में मेरे से संपर्क किया? क्या उन्होंने अब विधानसभा चुनाव में संपर्क किया? क्या वे आकर के मिले? क्या उन्होंने पूछा कि सीईटी क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ, उसका क्या रहा क्या नहीं रहा? मैं अपने आप वहां पर गया, उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ बात नहीं करी। वे लोग जो है जैसे नियत में जब मामला गड़बड़ होता है ना, तब ये सब चीजें होती हैं। और मैं खुल करके सड़क पर आकर के इसका विरोध, जिस टाइम पर समर्थन की जरूरत है तो मैं समर्थन दे रहा हूं, और जिस टाइम पर विरोध की जरूरत थी तो मैंने विरोध भी उसी किया। अंदाज में जिस तरह से आपने कहा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो आई थी, आपने बड़े हंसी मजाक में कहा था, हाँ जो सब पर्सन नहीं आता पहले वो करो, ऐसे ही करोगे? बिल्कुल कहा था। हम लोगों को पढ़ाते हुए, मुझे पढ़ाते हुए 24 साल हो गए, 2000 में पढ़ाने लगा था, तब से आज तक मैं नौकरी की गारंटी दे रहा हूं। मैंने कितने बच्चों को जो है नौकरी लगवा करके कामयाब बनाया है। लेकिन उस टाइम पर जब प्रधानमंत्री जी का वीडियो आया था कि मैं जीवन के कठिन प्रश्न पहले हल करता हूं और बाद में वैसे, तो जो प्रश्न आपको आते नहीं है उन प्रश्नों को अगर आप हल करोगे तो उन्हीं में फंस जाओगे। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि जो तुम्हें आते हैं ना, तो इनको 50% से ज्यादा क्वेश्चन वैसे ही आते मिलते हैं। एक नजर डालते जाओ, जो आ रहा है उनको पहले टिक कर लो। अगर आपको 50% नंबर आते हैं तो 50 नंबर तो लो, अगर 60 आते तो 60 तो लो, फिर लड़ाई रहेगी सिर्फ 10 नंबर की। 10 नंबर और ले लो, ये होता है नौकरी लगने का रास्ता। और ये रास्ता मैं बताता हूँ और मैं मीडिया पर भी बता रहा हूँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात थोड़ी है। और इसी कारण से एक तरफा ICS के सिलेक्शन भी होते हैं, चाहे ईमानदारी से हो रहे हैं चाहे बेईमानी से हो रहे हैं। ICS के बच्चों का सिलेक्शन तो मैंने हमेशा करवाया है। पेपर अंदर से आया बाहर से आ गया, तब भी मैंने सिलेक्शन करवाया, और मैं सिलेक्शन तो फिर भी करवा ही दूंगा। बेईमानी से कहा आपने, बेईमानी से कैसे थोड़ा बता सकते? बेईमानी से तो है, जैसे आपको जो ना बेईमानी में क्या करेगा कोई आदमी, क्या करेगा? मैं अपने बच्चों को ऐसा तैयार करके भेजता हूँ कि 100 में से आप लोग जो है 90+ नंबर ले जाओ। कोई भी करके उतने ले ही नहीं पाता है, इसलिए हमारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। मैं जो ये कांग्रेस का राज था ना, उस टाइम पर भी हमारे बच्चों ने टॉप कर रखा है और उसके बाद भी कर रखा है। पर मैं कहता हूं जैसे जो टॉपर्स हैं वे तो लग जाते हैं, इस टाइम पर क्या है, सारे बच्चे ही फेयर तरीके से लग रहे हैं, तो इसलिए मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। सर ICS हरियाणा के अंदर लगभग कितने बच्चे हैं? ICS में हरियाणा में लगभग जो है 50,000 बच्चे तो आते हैं ब्रांचेज में, और जैसे लगभग 70,000 बच्चे 80,000 बच्चे पढ़ रहे हैं ऐप के ऊपर। हर रोज हमारी जो क्लासेस लेते हैं वो 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में बच्चे लेते हैं। मेरी एज 42 साल होने वाली है। जब मैंने इनका इतना मोटिवेशनल स्पीच सुनी कि भाई हाँ बिना पर्ची बिना खर्ची ईमानदारी की नौकरियां मिलेंगी, तो सर मैं 40 साल की होने के बाद ICS कोचिंग सेंटर में आई हूँ और मेरे मन में आस है। मैं सारी रात पढ़ती हूँ और मेरे को उम्मीद है सर मैं कामयाब भी होंगी। जो इनके कहने पे चल गया ना, उनकी तो मिसाल जगह ही जगेगी सर।